बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम एक अच्छा सा पाठ पढ़ने जाएंगे जो स्पर्श भाग 2 10वीं कक्षा का पाठ है। मौसम आते और चले जाते रहते हैं। मौसम, बहुत सारे मौसम की हमें बहुत सारे यादें, बहुत सारे सपने सजोकर रखते हैं। तो आज हम कुछ ऐसा ही पाठ पढ़ने जा रहे हैं। देखिए किस तरह का है पाठ। अब किस मौसम के में पत्ते झड़ते हैं? पतझड़ के मौसम में। तो आप लोगों को पता चला होगा, पाठ्य पुस्तक पढ़े हैं आप, तो कौन सा पाठ है धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। साथ ही सोने में अगर हमें सोना खरीदकर उसे गहने बनाना है तो क्या मिलाया जाता है? सोने में तांबा मिलाकर हम गहने बनाते हैं, यानी कि शुद्ध सोने से गहने नहीं बनते, उसमें तांबा मिलाया जाता है। और अब सब लोग बापूजी को तो जानते हैं। बापूजी यानी महात्मा गांधी जी। तो ये सब बातें आज हमारे पाठ में आने वाले हैं। तो आज हमारा पाठ कौन सा होगा, पता चला आपको? जैसे ये दिख रहा है, आप अपने मौसम में बताए हैं पत्ते कैसे दिख रहे हैं? सूखे पेड़ से झड़े हुए पत्ते। तो आज हमारा पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो आज हमारे पाठ का नाम है पतझड़ में टूटी पत्तियां। चलो हम इस पत्तियों को यहां सजोएंगे ताकि पाठ का नाम हमें अच्छी तरह से याद होने। क्या दिख रहे हैं? ये पतझड़ में टूटी हुई पत्तियां। पतझड़ ये मौसम में आपको दो या संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने में कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। पत्तियां, पत्ते, पत्ते और पत्तियां। पत्ते, पत्ता बहुवचन, पत्ते। तो आज हम इस कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए पाठ है आज कवि लेखक परिचय। रविंद्र केलेकर लेखक का नाम है। लेखक ओके, रवि, ध्यान दीजिए शामपट की ओर। रविंद्र केलेकर, केलेकर ये मराठी के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। ये इनकी रचनाएं। अब हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय, लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
इनका जीवन परिचय देखिए आपको। रविंद्र केलेकर गांधीवादी चिंतक है। रविंद्र केलेकर जी क्या है? ये रविंद्र केलेकर जी गांधीवादी चिंतक है। चिंतक यानी गांधी जी के स्वभाव से प्रभावित हो चुके हैं। वे कोंकणी और मराठी के विख्यात लेखक पत्रकार माने जाते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1925 को कोंकण क्षेत्र में हुआ। जब वे छात्र थे तभी से गोवा मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने सम्मिलित हुए। सम्मिलित होना यानी भाग लेना। उन्होंने गांधीवादी चिंतन के अनुसार साहित्य सृजन किया। साहित्य की सृजन करना, साहित्य यानी कहानी लिखना, कविताएं लिखना, उपन्यास लिखना, इसका इन्होंने सृजन किया था। इनकी रचनाएं देखिए। रविंद्र केलेकर मराठी, कोंकणी तथा हिंदी के लेखक हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। कोंकणी उडवांचे सूर, समिधा, शांगली, ओथोवे। मराठी कोंकणीचे राजकारण, जापान, जसा दिसला। हिंदी का पतझड़ में टूटी पत्तियां। मैंने आपको इनकी कोंकणी भाषा में पाठ का नाम पढ़कर बताया, मराठी भाषा में आपको पाठ का नाम पढ़कर बताया और हिंदी भाषा में आपको पाठ का नाम पढ़कर बताया मैंने कि वहां किस तरह पतझड़ में टूटी पत्तियां। मराठी में इन्होंने लिखा कोंकणीचे राजकारण, जापान जसा दिखला। साहित्यिक विशेषताएं। रविंद्र केलेकर गांधीवादी चिंतन शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है इनमें। उन्होंने केवल गांधीवादी विचारों का महत्व दिया है, अपितु उन्हीं की शैली को अपनाया है। गांधी के आदर्शों पर ये चलते थे, उन्हीं की शैली को उन्होंने अपनाया। गांधी जी अपने लेख में जो जो लिखते थे वही रविंद्र केलेकर जी भी लिखा करते थे। उन्होंने गांधीवादी व्यवहारिकता आदर्श की स्थापना की है। गांधीवादी व्यवहारिकता की स्थापना की है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जन जागरण की निरंतर आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस को झेन की देन पाठ के द्वारा उन्होंने अत्यधिक तृष्णा से बचने का संदेश दिया है। झेन की देन से, पाठ से हमें अत्यधिक तृष्णा से बचने का संदेश दिया है। तृष्णा यानी बाधाओं से बचने का संदेश दिया है। तो इस पाठ में पतझड़ की टूटी पत्तियां ये मुख्य शीर्षक है। इसके अंतर्गत दो छोटी छोटी कहानियां आती है। दो छोटी छोटी सी कहानियां आती है। एक है जो गांधी जी से संबंधित है, जो गांधी जी से हम पाठ सीखते हैं। यहां अभी मैंने पूर्व प्रश्न में पूछा था कि सोना, गिन्नी का सोना। पहला पाठ में यहां गांधी जी के आदर्शों को बताया है। गिन्नी का सोना। यहां गांधी जी के आदर्शों को लेखक रविंद्र केलेकर जी ने हमें स्पष्ट अपनी भावनाओं को उजागर करते हुए लेख बताया है। मैं कुछ अंश के द्वारा आपको पाठ यहां पर समझा रही हूं। पहला अंश है शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर। देखिए, पहला शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर यानी यहां पर फर्क। अंतर यानी यहां पर फर्क को कहा गया है। तो मुख्य अंश यहां दिया
अभी मैं आपको इस अंश के द्वारा आप लोगों को बताना चाह रही हूं कि किस तरह उन्होंने अपना बताया है। देखिए, शुद्ध सोने और गिन्नी के सोने में अंतर होता है। गिन्नी का सोना में तांबे की मिलावट होती है, इसीलिए उसमें चमक और मजबूती अधिक होती है। जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत उतना चमकता नहीं है और उतना कठिन नहीं दिखता, लेकिन इसमें तांबा मिला हुआ होता है तो इसमें चमक भी ज्यादा दिखती है और उसकी खूबसूरती भी बढ़ती है। स्त्रियां इसी के गहने बनवाती हैं। शुद्ध आदर्शों के शुद्ध सोने जैसे होते हैं। कुछ लोग उसमें व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर चला देते हैं। हम भी कभी कभी कक्षा में देखते रहते हैं, कुछ लोग शुद्ध आदर्श से करते रहते हैं, यानी कुछ अच्छे सही बात करना या सही काम करना। और कुछ बच्चे होते हैं शुद्ध आदर्शों के साथ व्यवहारिकता के गुणों को मिलाकर चलते हैं। यानी अब अगर कोई अगर आपको बुलाकर पूछा है तो उनको बोलते हैं, नहीं मैम मैं ये लिख रहा था। लेकिन अगर कोई और पूछते हैं, मैं लिख ही नहीं रहा था, मैं लिखने की क्या कर रहा था, मैं लिखने के जैसा दिखावा कर रहा था। ये व्यवहारिकता कहते हैं। तो शुद्ध सोने में व्यवहारिकता को मिलाकर कुछ लोग चलते हैं, मिलावट चला देते हैं। ऐसे लोगों को प्रैक्टिकल आइडियालिस्ट कहते हैं। परंतु तब चर्चा व्यवहार की होने लगती है, आदर्श पीछे रह जाता है। जब हम चर्चा करने लगते हैं ना तो व्यवहार पीछे रह जाता है, आदर्श की हम चर्चा करते हैं। गांधी जी की व्यवहारिकता। अब हम थोड़ी सी गांधी जी के व्यवहारिकता पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर गांधी जी की, मैं मुख्य अंशों को लिख रही हूँ। गांधी जी की व्यवहारिकता। अब गांधी जी के व्यवहारिकता के ऊपर हम कुछ अंश पढ़कर समझेंगे। गांधी जी व्यवहारिकता को जानते थे, परंतु उन्होंने कभी अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर तक गिरने नहीं दिया। उन्होंने व्यवहार पर बल दिया और उसे आदर्श की तरह ऊपर उठाने का प्रयास किया। प्रयास करना यानी प्रयत्न करना, कोशिश करना। व्यवहारिकता के लोग लाभ हानि का हिसाब लगाकर चलते हैं। व्यवहारिकता के लोग लाभ और हानि का हिसाब लगाकर चलते हैं और अपनी ही उन्नति करते हैं। परंतु देखिए, मैं बाद में आपको पूछती हूं, परंतु आदर्शवादी स्वयं ऊंचे उठकर औरों को भी ऊंचे उठाते हैं।